गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई। मैं अच्छी हूँ आरती, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। देखो एक बार चल रही होगी क्लास, फर्स्ट क्लास। स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ही बात कर रहे थे। ये नया स्ट्रक्चर है, आपको पता है। ऑफलाइन फीस बता देंगे, जल्दी बता देंगे, है ना। तबीयत बेटर है जी। स्टार्ट करते हैं। और ये है आपका स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर 5+3+3+4। ये बार बार याद रखना है। 3 to 8 years फाउंडेशनल पीरियड है या फाउंडेशनल स्टेज है, मूलभूत चरण जिसको हम कह रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट 3 है, ये 5 साल हैं शुरुआत के बच्चे के। 3 से 8 वर्ष की उम्र, 60 नहीं सॉरी, 3 से 8 वर्ष की उम्र। पूजा, नितिन इधर देख लो, लास्ट में कमेंट्स पे बात करेंगे। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। 3 से 8 साल की उम्र, फाउंडेशनल स्टेज यानी मूलभूत चरण, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल प्लस क्लास 1 और 2, ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बाल वाटिका से लेके, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी से, नर्सरी प्री स्कूल से लेके प्लस क्लास 1 and 2, 1 and 2। फिर आता है आपका 3 साल, 8 to 11 years, प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज, ये क्या है? प्रेपरेटरी स्टेज प्रारंभिक अवस्था जिसको हम कहते हैं। ये क्लास 3rd, 4 और 5 है इसमें, ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट 3 स्टेज, 11 से 14, ये आपका 6ठी, 7वीं, 8वीं, मिडल स्टेज कहते हैं इसको। 6th, 7th, 8th, 6th, 7th, 8th। देन आता है आपका 14 to 18 years, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज यानी माध्यमिक चरण, 9th to 12th, 9th to 12th। बात सही है। तो ये 4 आपके चरण है, सिंपल बात है। और आगे बढ़ते हैं। सब पढ़ेंगे, नहीं गर्वित वो जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों की हमने बात की, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम लचीलापन लाना चाह रहे हैं, यानी सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, बच्चा अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ सके। और ये बेसिक बेसिक बातें हैं। इतनी बात क्लियर है। 3 से 6 में फैलिक स्टेज, मेघा आ जाओ। ये सारे आउट ऑफ द टॉपिक जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लास के इधर आते हैं। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी, और क्या कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें कहा गया है कि एनसीईआरटी विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। यानी जो एनसीईआरटी है वो डेवलप करेगी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। किसके लिए? यानी एक जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एनसीएफ है, ऐसा एक एनसीएफ टाइप डिजाइन या एक डॉक्यूमेंट डिजाइन करेगी एनसीईआरटी। किसके लिए? फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, क्योंकि इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है कि ये जो इसीलिए आप देख रहे हैं पहली स्टेज, पहले क्या था 10+2 था, यानी सीधा क्लास 1 से कहानी शुरू हो रही है, क्लास 12 तक जाएगी। अब बात शुरू हो गई, यानी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक का ध्यान था। अब क्या है? अब आपका प्री स्कूल से, आंगनवाड़ी से शुरू हो गई, यानी 3 वर्ष से ही 18 वर्ष तक, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसका मतलब एक नया हमें फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक ढांचा बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक पैटर्न बनाने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को विशेष ध्यान में रख सकें फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। 3 से 8 वर्ष के जो ये बच्चे हैं, जो आपकी स्टेज है पहली, जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, 5 साल वाली। तो इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों पे बहुत जोर देने की हमें जरूरत है। तो 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना है, जिसको नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एनसीपीएफ ईसीसीई, है ना। एनसीपीएफ ईसीसीई, एनसीपीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, यानी कैसे पढ़ाएं, क्या सिलेबस हो 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को, क्या एक्टिविटीज कराई जाए, किस तरह के मेथड्स अपनाए जाएं, ये सब इस एनसीपीएफ ईसीसीई के अंदर होगा। जैसे एनसीएफ 2023 बनाया गया, उसमें चीजें हैं कि क्या क्या हमें कराना है, कैसे हमें कराना है, इसी तरह से यहाँ पे चीजें होंगी।
तो नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एनसीएफ। एनसीएफ, एनसीएफ ही बोल रहे हैं लोग, नहीं एनसीपीएफ, पेडागोजिकल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। एनसीपीएफ ECCE, 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए एक ये डॉक्यूमेंट बनाया जाए, जिसको हम कह रहे हैं कि आपका नेशनल करिकुलर यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, है ना। एनसीईआरटी 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, एनसीपीएफ की जब हम बात करें, एनसीपीएफ ईसीसी के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगी, कि एक शैक्षणिक ढांचा, ये पैटर्न में पढ़ें बच्चे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बोल दीजिए आप, पाठ्यक्रम सिर्फ सिलेबस को कहते हैं, तो सिलेबस तो पाठ्यचर्या में यानी करिकुलम में इंक्लूडेड ही होता है। बात सही है। तो नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, कैसे दे दूंगी निष्ठा, हर बात पर रिप्लाई कैसे दे दूंगी? ये हर दिन की यही कहानी है, आप कुछ रिप्लाई नहीं देते पूछने पे, कैसे पॉसिबल है? सबको रिप्लाई कैसे दिया जा सकता है? हजारों लोग होते हैं बैच में, और टॉपिक छोड़ के आपको रिप्लाई देने बैठूंगी, टॉपिक छूट जाएगा, फिर क्या पढ़िएगा आप? बातों के लिए थोड़ी बैच लिया है आपने कि हम बातचीत करते रहे यहाँ पूरे टाइम। समझ रहे हो बात को? एंड में इनफ कमेंट्स में ले लेती हूँ जितने संभव है ऑनलाइन में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं अकेले दिखती हूँ, मुझे आप हजारों की संख्या में यहाँ दिखते हैं लाइव। समझ रहे हो बात को? तो आपको तो लगता है नहीं नहीं मेरा सवाल नहीं लिया गया। खैर, इधर आ जाओ। मैम ये एनसीएफ 2023 में इंक्लूड नहीं किया है, मींस ये अलग से निकाले हैं। एग्जैक्टली एनसीएफ जो है वो क्लास, अब इसमें क्योंकि 8 वर्ष तक की बात हुई है, तो वो बाकी के जो बड़े बच्चे हैं, 3 से जो 8 के ऊपर के हैं और 12th तक जाएगा, वो नॉर्मल स्कूली शिक्षा के लिए, ये स्पेशली 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि इनको भी अब हम शामिल कर रहे हैं ये 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में, 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? तो नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। एनीवेज, आते हैं समझते हैं कहानी। एनीवे देखिएगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड, अभी ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट कर रही है आपकी जो पॉलिसी है कि भाई ये काम करा लो, ये दिशा निर्देश हैं जो पॉलिसी दे रही है कहीं ना कहीं आपको। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रहा हो तो मुझे बताओ। तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड, NETF, ये सब फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने अलग से लिखवाई है ये, है ना, कि पूछ ले अगर कल को आपसे कि एनसीपीएफ ECCE क्या है, तो आपको पता हो कि भाई नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी में इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म बनेगी नहीं। समझ रहे हो बात? ठीक है सोनाली, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आ जाइए। तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच जिसको हम कहेंगे, एक ऐसा फोरम, एक मंच बनाया जाना चाहिए। ऑनलाइन फोरम्स होते हैं बहुत सारे, जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, लोगों के दिए हुए सवाल जवाब पढ़ सकते हैं, है ना, चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड यानी NETF, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा, एक टेक्नोलॉजी का फोरम जहां टेक्नोलॉजी की बातें होंगी, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं, इसकी बातें होंगी। ठीक है जी, तो इसको NETF हम कह देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि दिमाग में आपके फुल फॉर्म रहे, NETF। ठीक है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल में लाएं, इसकी बात ये मिशन या ये फोरम करेगा।
जैसे अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं शिक्षा, वो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी के ही तो माध्यम से हम ये संभव कर पा रहे हैं कि आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं और हम टीचर जो है एक जगह पे है और सारी देश भर में बात हो जाती है। हाँ, हिंदी में फुल फॉर्म याद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी पक्का। ठीक? तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जाए कि जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो, इस बात पे इस फोरम का ध्यान हो, इस मंच का ध्यान हो। ठीक है? इनमें से काफ़ी चीज़ों पे काम चल भी रहा है। न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, इस पे हमारी बात हो चुकी है कि एक नया राष्ट्रीय स्तर का आकलन केंद्र, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख बनाए हम कि परफॉर्मेंस को असेस करेगा, जो कि P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर एनालिसिस ऑफ एनालिसिस रिव्यू एंड परख है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है आपका परख। ठीक, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी बच्चे के प्रदर्शन का आकलन, कितना उसने बेहतर किया, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये आकलन करें, रिव्यू करें, कहाँ बेहतर किया जा सकता था, कैसे परफॉर्म किया। एनालिसिस यानी आप विश्लेषण कर रहे हैं किस चीज का, ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान की क्या जरूरत है और कितना ज्ञान है, इस सब का क्या है, असेसमेंट हो सके। हाँ, वोकेशनल स्टडीज 6th क्लास ऑनवर्ड से शुरू हो जाएं, कि उनको व्यावसायिक शिक्षा भी, कोडिंग सिखा रहे हैं, कुछ और सिखा रहे हैं, सत्यम, ये सब चीजें। तो ये नेशनल असेसमेंट सेंटर है, विल बी सेटअप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, कि यार एक स्टैंडर्ड पैमाना सेट होगा कि नेशनल लेवल पे इस तरह से आप परख कर सकें, यानी असेस कर सकें बच्चों को सही ढंग से, जहां पे उनको हम उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले कैसा था, अब क्या है, इस उम्र में जनरली बच्चे कैसे होते हैं, पूरा असेसमेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। तो एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये फुल फॉर्म आप इंग्लिश में याद रखिएगा प्लीज, नहीं तो ये परख की फुल फॉर्म फिर बदल जाएगी, अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो ये परख नहीं रह जाएगा। ठीक है, इस पे हमारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पे जरूरी हमें पता होनी चाहिए। फटाफट से समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, यानी एक बहुत हार्डकोर, एक कठोर सेपरेशन मत रखिए आप आर्ट्स और साइंस के बीच में, या ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स के बीच में पूल ऑफ सब्जेक्ट्स हो, यानी बच्चों को पता है कि 20 सब्जेक्ट हैं या ये 15 सब्जेक्ट हैं, इनमें से 5 जो उसका मन करे वो पढ़ ले, चाहे वो आर्ट्स में आता हो, चाहे वो साइंसेस के एरिया में आता हो, चाहे वो कॉमर्स में आता हो। अगर मेरा मन है कि मैं अकाउंट्स पढूं, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज पढूं, साथ में साइकोलॉजी भी पढूं और साथ में मैं फिजिक्स भी पढूं, तो मेरी मर्जी। बाहर के देशों में होता है ये बहुत जगहों पे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है कि रिजिड सेपरेशन को हटा दीजिए। ये जो स्ट्रीम्स का रिजिड सेपरेशन था कि सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ये जो हमने स्ट्रीम्स बांटी हुई थी कि भाई साइंस लोगे तो मैथ्स पढ़ पाओगे, अगर ह्यूमैनिटीज लोगे तो मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे, वॉट, ये रिजिड सेपरेशन नहीं रखना है हमें बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी। बच्चे का जो मन कर रहा है, जो एक्टिविटी चूज करने का, वो कर सकता है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता हुमा कि आप काम के कमेंट कर रहे हैं कि आप बिना काम के कमेंट कर रहे हैं। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही होगी, चाहे आपका कितना भी जरूरी कमेंट हो, नहीं लिया जा सकता। सबके जरूरी ही है कमेंट। वो तो 1% भी लोग नहीं होते जो बिना वजह के कमेंट करते हैं। सबके कुछ ना कुछ तो जरूरी होता है, लेकिन वो जरूरी इस समय का जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि छोड़ो, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, मुझे कई बार लगता भी है यार इतने बड़े हो गए हो, ये बात बताने की भी नहीं होनी चाहिए, ये तो कहने की बात ही नहीं होनी चाहिए कि आपको भी पता है ऑनलाइन में सारे, कोई भी टीचर हो, नहीं सारे कमेंट्स ले सकता। और मुझे परवाह है आपकी, इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता आप बेकार में कमेंट कर रहे हो। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस में आता है बताओ प्रशांत, क्या मतलब है इस सवाल का यहाँ पे, क्या करूँ मैं इस सवाल का। जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो आप पर्सनैलिटी के टॉपिक में चले गए, एडलर ने जो है, एल्फ्रेड एडलर ने इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया है, क्या सेंस है यहाँ पे ये सवाल पूछने का, बताओ मुझे प्रशांत। बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होता है इस चीज से। मैं एक काम करूंगी, कल से बोल दूंगी टीम को, मेरे सामने कमेंट्स रखो ही मत, सीधा लास्ट के 5 मिनट में आप कमेंट दिखाओ, मुझे ही डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल कमेंट्स पढ़ के, है ना। यही होगा फिर, क्या करें अभी अल्फ्रेड एडलर इसमें इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी ला करके, जब बात चल रही है यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन कह रहे हैं, किस में आता है, इसमें तो नहीं आता है, कहीं भी आता होगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने
बेचैनी के चक्कर में बाकी के हजारों हजार लोगों का डिस्टरबेंस मत क्रिएट किया करो। देखिए, कल से आपके कमेंट्स बंद हैं, लास्ट के 5 मिनट में कमेंट चलेंगे और शुरू के 2 मिनट चलाऊंगी, बीच में देखना ही नहीं मुझे कमेंट। कल से सामने से कमेंट्स ही गायब। देखिए, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेज, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। कि भाई ऐसा नहीं है कि बच्चा कोडिंग सीख रहा है तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा, या बच्चा कुछ बनाना सीख रहा है तो वो जरूरी नहीं है। तो एकेडमिक सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, या फिर आपका जो ये हार्ड कोर साइंस आर्ट्स, इन सब में सेपरेशन है वो नहीं होना चाहिए। बच्चे का जो मन करे वो फ्लेक्सिबली पढ़ पाए, लचीलापन हो सब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज चूज करने में। नेक्स्ट है वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक एकीकरण को आप शामिल कर दीजिए। वो कैसे होगा? वो सिंपल है, वो सिंपल है। वोकेशनल इंटीग्रेशन जो है वो कक्षा 6 से आपका शामिल हो जाए कि आप बच्चे को कोडिंग सिखा रहे हैं, आप बच्चे को चरखा सिखा रहे हैं, आप बच्चे को कारपेंटरी सिखा रहे हैं, आप बच्चे को कुछ बनाना, काटना, बुनाई, कढ़ाई, वॉटएवर जो भी हो सकता है, पंचर लगाना सिखा रहे हैं, आप बच्चे को कंप्यूटर खोलना सिखा रहे हैं, कुछ भी, कोई भी एक वोकेशनल स्किल, वर्क एक्सपीरियंस टाइप का कुछ भी, जिसमें वो एक्चुअल में कुछ वोकेशन, कुछ स्किल सीखे और वो असली दुनिया में जाके अप्लाई कर सके। कहने को जो है डिग्रीज पे डिग्रीज है और कोई भी प्रैक्टिकल स्किल व्यक्ति में होती नहीं है। यही होता है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम यही निकाल के लाता है। तो वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक एकीकरण जो है शुरू कर दीजिए आप। तो इसलिए कोडिंग सिखाना हुआ या कुछ स्किल्स सिखाना हुआ वो क्लास 6 से ही इंक्लूड हो जाएंगी, जो आपका मिडिल स्टेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। हालांकि ये अभी हो नहीं पाया, चल ही रहा है ना, कि जो टीचर्स हैं उनको प्रिपेयर करा किया जाए असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए। भाई, कि आकलन में जो परख लेकर के आए हैं, ये पूरा सिस्टम बदलेगा, असेसमेंट का, आकलन का, टेस्ट का, इवेल्युएशन का। इसके लिए टीचर्स को तैयार किया जाए नए इंप्रूवमेंट्स के लिए। ये बात शुरुआत में हुई थी, अभी चल रही है, पूरी तरह से नहीं अचीव हो पाया है, चलेगा अभी प्रोसेस। एवरी जो समय सीमा तय होती है, कई बार उस समय तक चीजें पूरी नहीं होती, ये सब जगह लागू होता है ना, कई बार नहीं होती। कौशल विकास पे ध्यान, एग्जैक्टली। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। ये बात कही जा रही है कि अडेप्ट मतलब ये अडेप्ट नहीं है, एडीएपीटी, एडीईपीटी है, यानी पारंगत, मास्टर बन के आए वो एक स्किल का बच्चा। कोई कह रहा है पंक्चर नहीं मैम, अरे बिल्कुल हो सकता है यार, स्किल है वो भी, करके देखो आप, जीवन चल जाएगा आपका। अगर गाड़ी में पंचर ना लगाए कोई, चल जाएगा खुद से ही सबको लगाना हो तो। हर एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको हमने इतनी खराब दृष्टि से देख रखा है। यूरोप वगैरह में इतनी मुश्किल से ये प्लम्बर से लेके और छोटी छोटी स्किल्स के लिए इतना आसान काम नहीं, अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है हर चीज की। तो हमारे यहाँ हमने इस दृष्टि से देख लिया है कि ये बड़ा हीन काम है ना, कि कोई कुर्सी बना रहा है, मेज बना रहा है तो वो हल्का काम हो गया, या कोई पंचर लगा रहा है तो हल्का काम हो गया, वो स्किल है। देखिएगा, तो टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर assessment reforms by 2023, every child will come out of school adept in at least one skill। और आप लोग राजनीतिक शिकार हो गए अगर कोई किसी को भी इस बात से दिक्कत है, अगर आप इसको उस सेंस में देख रहे हैं तो देखिएगा। तो एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल, एक कौशल में निपुण होकर ही बच्चा क्लास स्कूल से बाहर आए। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा स्कूल से कम एक कौशल में निपुण होकर के बाहर आए, यानी अडेप्ट अडेप्ट हो वो, एकदम पारंगत हो। चाहे वो कोडिंग की स्किल है, चाहे वो म्यूजिक में कुछ अच्छा जानता है, चाहे वो कोई और स्किल उसको सिखाई गई है। 50 तरह की स्किल हो सकती है, ये तो मैं मजाक में आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। ऐसे अलग अलग स्किल, बेसिकली स्किल कुछ ना कुछ आए बच्चे को, सिर्फ किताबें पढ़ के वो पास ना होता जाए। कुल मिला के ये कह रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल से बाहर निकलने से पहले किसी ना किसी एक कौशल में बच्चा आपका निपुण होना चाहिए, उसकी महारत होनी चाहिए, कोई एक कौशल उसको, एक स्किल उसको आनी ही चाहिए। बात सही है? हाँ, एग्जैक्टली दीपिका। नेक्स्ट है कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, यानी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में कॉमन स्टैंडर्ड होने चाहिए लर्निंग के। ऐसा नहीं है पब्लिक स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब सरकारी स्कूल में कोई पढ़ा नहीं और प्राइवेट में हो रही है पढ़ाई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यानी पैमाना सेम होना चाहिए, एक लेवल की ही पढ़ाई हो, चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे स्कूल सरकारी हो। एक लेडी मिली थी हमें, फ्रांस से थी वो, उनके यहाँ कल्चर ही नहीं है कि बहुत कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहा हो।
ज्यादातर लोग सरकारी में ही पढ़ते हैं और अच्छी एजुकेशन है। तो कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में, सार्वजनिक और निजी स्कूलों में जो है सीखने के सामान्य मानक होने चाहिए, एक सेट स्टैंडर्ड पैमाने होने चाहिए सबके लिए सेम। यूनिवर्सलाइजेशन, अब ये कहा तो जा रहा है, ये पूरा कब होगा ये मुझे और आपको दोनों को नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश ऐसी ही करनी है कि कल को जब आप जाकर के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो नौकरी लेकर के, तो आप अपना बेस्ट दें, क्योंकि उन बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ तो सरकारी स्कूल में बच्चा ही वो आ रहा है जिसको सच में एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर उसका मन आपने लगा दिया प्राइमरी क्लासेस में ही, या जिन भी क्लासेस में आप पढ़ा रहे हैं, वो एक टीन एज का बच्चा होगा, हद से 11 12th में भी होगा, तो आपने अगर उसके अंदर इंस्पिरेशन भर दिया, आपने उसको इंटरेस्ट से पढ़ा दिया, अपना काम शिद्दत से कर दिया, तो आपको नहीं पता आप जनरेशंस तक चेंज कर देंगे। ठीक है ना? तो आप खुद से ये वादा करिए, ये नहीं है कि सरकार में कमी, फलाने में कमी, आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, खुद से ये पूछिएगा। या सिर्फ नौकरी मिल जाए उसके बाद आपको तो ये अब कौन निकालेगा? तो ये हमेशा खुद से पूछने की जरूरत है। ऐसे नहीं सिस्टम सुधर जाता जब तक लोग नहीं सुधरते। आप खुद अगर गाड़ी से कचरा बाहर फेंकते हैं, फिर आप कहने के हकदार नहीं है ये बात के देश में गंदगी है। आप तो खुद, आपसे 2 मिनट चिप्स का पैकेट नहीं रखा जाता है गाड़ी के अंदर या अपने बैग के अंदर। सरकार या जनता की, तो आप समझते ही नहीं देश को अपना। मैं आपको सबको नहीं कह रही हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं, मतलब लोग समझते ही नहीं कि ये अपना ही देश है, अपने घर में तो नहीं आप कहीं भी फेंक देते हैं। तो इसमें हमारा सिविक सेंस का भी बहुत रोल है कि बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं, क्योंकि हम एज सिटीजन्स बहुत जगह पे फेल होते हैं तमीज से रहने में। समझ रहे हो बात को? 4 दोस्तों में कोई एक हो, हम देखते थे कॉलेज में कि कचरा नहीं फेंक रहे, 2 लोग मजाक और उड़ाएंगे कि हाँ देखो इनको चढ़ी है, ये बनाएंगे स्वच्छ भारत। भाई ये बाय डिफॉल्ट होना चाहिए कि आप क्यों पैकेट फेंक रहे हैं, अपने बैग में रख लीजिए। बेसिक मैनर्स नहीं है। फिर हम कहते हैं कि फलानी कंट्री बहुत बढ़िया है, तो आपके यहाँ के लोग बढ़िया हैं, लोग भी तो बढ़िया होंगे, तो अपने आप चीजें बहुत सारी सुधर जाएंगी। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन, भाई जब सरकारी स्कूल में टीचर ठीक से पढ़ाने को तैयार नहीं है, तो कहाँ से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक हो जाएगा? उसमें बहुत सारे रीजन हैं, टीचर्स के पास एक्स्ट्रा काम है, लेकिन बहुत जगह पे तो हालत ये है, उनको लगता है अब तो हम परमानेंट हैं, अब तो मजे करो, अब क्यों काम करना है। जी दिशा, यूनिवर्सलाइजेशन, इसको मैं तारीफ की तरह लूंगी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन, यानी ये जो ईसीसी है, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का सार्वभौमीकरण। यानी बच्चे जो हैं 3 से 8 वर्ष में कोई रीजन नहीं होना चाहिए उनके पास कि वो घर में रहें। हर एक बच्चे को आपको स्कूल के अंदर लेकर के आना है, सिंपल बात। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी एक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन चला जाए, जिसको हम FLN कहते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे एक नेशनल मिशन चलाया जाए, निपुण भारत मिशन बोलते हैं इसको, है ना। जिसमें क्या बात होती है कि 8 वर्ष तक की या 9 वर्ष तक की उम्र का बच्चा बेसिक लिखना पढ़ना और कैलकुलेशन सीख जाए, 3R, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, जोड़ा घटाना गुणा भाग, ये सब उसको आते हो 9 वर्ष से पहले पहले, यानी तीसरी क्लास से पास करने तक। और अगर हम बात कर रहे हैं उसको पढ़ना आता हो, ये नहीं है कि 5वीं क्लास का बच्चा है और बेसिक पढ़ नहीं पा रहा, किताब उसके सामने रख दो तो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है ना। तो ये जो 3R हैं कि रीडिंग राइटिंग फाउंडेशनल लिटरेसी, लिटरेसी में क्या आता है, साक्षरता में पढ़ना लिखना, हिंदी हो इंग्लिश हो, रीडिंग राइटिंग। और न्यूमरेसी में क्या आता है, बेसिक कैलकुलेशन, कि दुकान पे जाए पता तो हो, 10 रुपए का नोट दिया, 3 रुपए का सामान लिया, 7 रुपए वापस मिलेंगे। तो ये बेसिक कैलकुलेशन में भी हमारे यहाँ इतनी खराब है जो स्टैंडर्ड है कि पढ़ने को तो हमने, फिर PhD का व्यक्ति जो है पियोन की नौकरी करता है, समझ रहे हो, कि मतलब फॉर्म भरता है उसके लिए। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी के कौशलों को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक करिकुलम बनाना है, एक पाठ्यचर्या बनानी है। मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर बच्चे में आए, यानी वो लॉजिकली सोचे। मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, तर्क के साथ सोचना। ये नहीं है फलाने बाबा झाड़ फूक मार के सब ठीक कर देते हैं, कैसे कर देते हैं भाई, कौन सी साइंस है, प्लेसिबो इफेक्ट है या तो। लेकिन हम तो लगे हैं लोगों को फॉलो करने में आंख बंद करके। अब ये कहो तो लोगों को बुरा लगता है, उनकी श्रद्धा हर्ट हो जाती है ना। श्रद्धा उनकी दोस्त नहीं है, उनके मन की भावनाएं हैं। एनीवे, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि करिकुलम टू इंटीग्रेट, ऐसा करिकुलम, ऐसी पाठ्यचर्या बनाओ, ऐसी करिकुलम में सब कुछ आ जाता है। आपके स्कूल में त्योहार क्या मनाए जा रहे हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या प्रेयर है, कौन सा स्पोर्ट्स है, सिलेबस है, सब कुछ आ जाएगा, टाइम टेबल है। तो करिकुलम इस तरह का बनाना चाहिए हमको
कि वो 21st सेंचुरी स्किल्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, इनोवेशन हो गया, डिजिटल लिटरेसी हो गया कि आपको बेसिक कंप्यूटर वगैरह चलाना आता हो, आईसीटी हो गया, है ना, कम्युनिकेशन तो हम बात कर ही चुके हैं, क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, चीजों को हर एक पहलू से देख पाना। बिल्कुल, बिल्कुल, अभिषेक। तो ये स्थिति है कि करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी जो 21वीं शताब्दी के कौशल है उनको इंटीग्रेट करे, ऐसा करिकुलम बनाए कि जहाँ बच्चा डिजिटल लिटरेसी भी सीख रहा है, कोडिंग भी सीख रहा है, वो कम्युनिकेशन भी उसकी बेटर हो रही है, इनोवेशन भी सीख रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग भी सीख रहा है, मैथमेटिकल थिंकिंग, लॉजिकली सोच पाए वो, एंड साइंटिफिक टेम्पर, यानी एक्सपेरिमेंट या प्रूवन चीजों पे वो भरोसा करे, एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हो चीजों को जानने की, ये साइंटिफिक टेम्पर है। ठीक है ना? देखते हैं उसको। प्रिया, मैं बोलती हूँ टीम को, कई लोग कह रहे हैं 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को एकीकृत करने वाला पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। द एम ऑफ द न्यू पॉलिसी is the universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio। यानी जो एम है नई एजुकेशन पॉलिसी का वो क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सब जगह से हम बात कर रहे थे ना शुरुआत में जब ये पॉलिसी शुरू हुई थी कि 2 करोड़ बच्चों को हमें स्कूल के अंदर लेकर के आना है। तो the aim of the new policy is the universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio। GER जो होना चाहिए कि 100% सार्वभौमिकरण का मतलब सबको हम लेकर के आ रहे हैं एजुकेशन में, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक, यानी 3 वर्ष के बच्चे से लेकर 18 वर्ष तक का बच्चा 100% जो बच्चे हैं बाहर वो स्कूल के अंदर आकर के पढ़ें बाय 2030। तभी हम शुरुआत में कह रहे थे कि 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से वापस स्कूल में लेकर के आएंगे, या जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ उनको स्कूल में पहली बार लेकर के आएंगे। तो नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात, जिसको हम जीईआर कह रहे हैं, जीईआर की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म्स जरूरी है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ठीक है, मासेस को आप 100% बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 स्कूल में पढ़े, ऐसा नहीं आधे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं किसी भी वजह से। ठीक है, वो मैं करा दूंगी। कार्तिक अब बैच में पढ़ रहे हो तो बैच में पढ़ो शांति से, ये नहीं अब यूट्यूब के गाने गाओ। वो जब पेपर आने वाला होगा मैं वहां कराऊंगी क्वेश्चंस। जीडीपी इन्वेस्टमेंट टू 6% फ्रॉम 4.3%। अगर 4.3% हम खर्च कर रहे थे शिक्षा पे तो वो हम 6% करें। बाहर की कंट्रीज में और भी ज्यादा है ना, क्योंकि शिक्षा पे अगर हमारा बजट ज्यादा नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। हालांकि अब वो एक अलग बात है कि बहुत सारा करप्शन भी होता है चीजों में, तो 4.3% से 6% तक जो है हम बढ़ा दें। सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स SEDGs बनाए जाएं। क्या है ये SEDGs? सोशली, S फॉर सोशली, E फॉर इकोनॉमिकली, तो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स मतलब सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह, मतलब वो बच्चे जो किसी भी रूप में सामाजिक रूप से या तो पिछड़े वर्ग में हैं या उनको हाशिए पे रखा गया है, वंचित हैं, या फिर इकोनॉमिकली वंचित हैं, यानी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी आधार पे अलाभान्वित हैं, वो जाति, धर्म, पैसा, समाज में इज्जत, वॉट जिस भी आधार पे हो, जेंडर की वजह से पिछड़ा माना गया हो, ट्राइब्स हो सकती हैं जिनको उस सब हिसाब से जो है आपका सम्मान या फिर इंक्लूजन, समावेशन महसूस नहीं होता कि उनको इंक्लूड किया जाए, जो मूव पे ही हैं आधे टाइम, या कुछ ऐसी जाति या धर्म हैं जो माइनॉरिटी में हैं, या फिर उनको काफी टाइम से दबा करके रखा गया, वॉट एवर 15 चीजें इसमें आ सकती हैं। कोई भी समाज का वर्ग जो हाशिए पे है, अलाभान्वित है किसी भी रूप में, उनके लिए अलग से ग्रुप बनाए गए, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। इसमें कौन कौन आ रहा है? जेंडर आइडेंटिटीज, लिंग पहचान, अब फीमेल्स के साथ जहाँ स्कूल नहीं भेजा जा रहा वो इसमें आ सकता है ना, और इसमें कई सारी जो जेंडर आइडेंटिफाई खुद को अलग तरह से करते हैं, हालांकि हमारी कंट्री वहां भी पहुंचे नहीं है, उतने आगे हम पहुंचे नहीं है अभी। तो जेंडर आइडेंटिटीज यानी लैंगिक पहचान के आधार पे कि मेल, फीमेल, अदर जेंडर, वॉट तो उनको अगर हाशिए पर रखा जा रहा है। आप देखते हैं थर्ड जेंडर किस तरह का व्यवहार हमारे देश में उनके साथ होता है, नौकरी तक मिलने को तैयार नहीं होती है। तो जेंडर आइडेंटिटी के आधार पे इंक्लूड किया जाए। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, कोई भी धर्म का है व्यक्ति, किसी भी समाज से है, किसी भी राज्य से है ना। आज भी ड्यू में बच्चे पढ़ने आते हैं, कई बार उनके साथ गलत तरह से व्यवहार होता है कि आप नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, तो कोई उनको चाइनीज कहेगा, कोई उनको नेपाली कहेगा, ये सब चीजें होती हैं। तो इस तरह के बच्चों को हम इंक्लूड करें।
थैंक यू निखत। चलिए, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई ये ज्योग्राफिकली है कि अच्छा आप फलाने बिहार से लोग आए हैं उनका मजाक उड़ा रहे हो, बिहारी हो तुम तो ऐसे बोलते हो, हैं सरक बोलते हो। दिस इज इकोनॉमिकली, जो ये एसईडीजीज में आ जाएगा ऐसा बच्चा जो किसी भी आधार पर डिसएडवांटेज पोजीशन में रखा है समाज में, यानी अलाभान्वित समूह के अंदर लाया गया है। डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगताएं। अब दिव्यांग बच्चों के साथ भी बहुत बार गलत व्यवहार होता है या उनको उस तरह से इंक्लूड नहीं किया जाता जिस तरह से किया जाना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ लोगों की ऐसी खराब हो सकती है कि उनको समाज में वो दर्जा दर्जा नहीं मिला या उस तरह से इंक्लूड नहीं महसूस कराया गया जिस तरह से कराया जाना था। तो जेंडर आइडेंटिटीज, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज, डिसेबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सब जो है आपकी ये ऐसी डीजीज में आएगा, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में आएगा। ठीक है, इतनी बात। जेंडर आइडेंटिटीज, लैंगिक पहचान वाले लोग, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सिंपल हैं कि समाज में कहीं ना कहीं अलाभान्वित स्थिति में है, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के चलते हो, चाहे वो भौगोलिक वो जिस जगह रहते हैं उसके आधार पे उनको अलग थलग किया गया हो, डिसेबिलिटी की वजह से अलग थलग किया गया हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से अलग थलग किया गया हो, जेंडर आइडेंटिटीज की वजह से अलग थलग किया गया हो। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, यानी पहचानना, आइडेंटिफाई करना और फोस्टर करना, बढ़ावा देना जो बच्चे के अंदर एक यूनिक पहचान है, अद्वितीय पहचान है। हम कहते हैं ना, हमें एक दूसरे से बेस्ट नहीं बनना है, आपको आप यूनिक हैं अपने आप में, आप हर व्यक्ति अलग है। तो बच्चे के अंदर कुछ यूनिक क्षमता होगी, उसको आपको फोस्टर करना है, उसको बाहर निकालना है, उसको पानी देना है, उसको आपको आगे बढ़ाना है कि एक बच्चा है जो नहीं होगा समीर, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसको आपको उस तरह का माहौल देना है, उसको कहीं से ग्रांट दिलाना है, अगर दिलवा सकते हो कोई वजीफा, उसको उस तरह के माहौल में भेजना है ना। और एक बच्चा है जो डिबेट में बहुत अच्छा है, एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो उसको उस तरह का माहौल, वो स्किल उसकी या वो यूनिकनेस उसके अंदर की फोस्टर हो पाए। एक बच्चा है जो गाना बड़ा अच्छा गाता है, तो उसको आप बढ़ावा दे पाए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी ये जो आपकी डाइवर्सिटी है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, जिस संदर्भ से बच्चा आ रहा है, स्थानीय संदर्भ जहां से वो है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर दी लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो विभिन्नता में एकता की हम बात करते हैं कि एक क्लास में 5 तरह के बच्चे होंगे भाई, अलग जाति, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग खाना, अलग ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, अलग अलग जगहों से हो सकते हैं बच्चे, और जो बच्चा जिस संदर्भ से, जिस एनवायरमेंट से आ रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, फिर है फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी होता है नीड के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंस देनी है या चीजें करनी है। एक बच्चा है जिसकी हाइट बहुत कम है, अब आप उसको सबसे पीछे बैठा देंगे अगर क्लास में, तो वो आप गलत कर रहे हैं उसके साथ। आपने इक्वालिटी तो कह दिया, लेकिन वो नीड के हिसाब से आपको चीजें देखनी होती हैं, है ना। तो फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, हर बच्चे को आपको शामिल करना है, समावेशन चाहिए यहाँ पे, हर बच्चा सीख सके, उसकी नीड को समझते हुए आपको उसको भाव देने एक तरह से, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्वालिटी क्या है भाई, एक बेसिक डिफरेंस है ना इक्विटी और इक्वालिटी का। इक्विटी और इक्वालिटी का, अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं और अगर हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी की, समानता और समता, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। समानता और समता की जब हम बात कर रहे हैं, इक्विटी है नीड के हिसाब से महत्व देना है, प्रायोरिटी देनी है, जैसी नीड है उसके हिसाब से। अब लड़कियों को रिजर्वेशन मिलता है नौकरी में क्योंकि लड़कियों को ही दबा करके भी रखा गया है, लड़कियों को ही नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं शादी होती है तो। लड़की के पैदा होने पे पैसे दे रही है सरकार, क्यों? क्योंकि उन्हीं को मारा गया है, लड़कियों को कोई नहीं मारता। पता चला कि जेंडर, हमारे देश में इतनी बुरी हालात हैं कि हम जेंडर तक नहीं पता कर सकते। अगर किसी को बच्चा होने वाला हो, बाहर की कंट्रीज में सब जगह पे लोग पहले पता कर लेते हैं, और उसमें कोई ऐसा बुरी बात नहीं है कि उन्हें पता चल जाए, उस हिसाब से नाम सोच लेंगे, उस हिसाब से कपड़े खरीद लेंगे, उस हिसाब से सारी लाइफ प्लान कर लेंगे। यहाँ उल्टा है, यहाँ जेंडर पता लग गया और लड़की निकली तो भ्रूण हत्या तुरंत है।
पता नहीं कितने केसेस में। कुछ ही परसेंट लोग होंगे जिन जो खुशी-खुशी कहेंगे हाँ, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई क्या बात नहीं है। कोई 2 ही तो बच्चे होंगे, मतलब मेल फीमेल कोई भी बच्चा हो सकता है। होने को तो थर्ड जेंडर भी हो सकता है, यू नेवर नो, यू कांट कंट्रोल नेचुरल चीज़ें। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, नीड के आधार पे जब आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो इक्विटी है। कि भाई लड़कियों को रिजर्वेशन देना, इवन ये बनाए तो जो शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स हैं उनके लिए भी इसी बेसिस पे ये पूरा जो रिजर्वेशन का मामला है वो बनाया वैसे ही गया है, बस उसको मिसयूज किया जाता है कि जिन लोगों को आज जो संपन्न है उन्हें छोड़ देना चाहिए, वो भी नहीं छोड़ते। इक्वालिटी इज इक्वालिटी कि नहीं। अच्छा लड़का है और लड़की है, ये 5 किलो ही वजन उठाएंगे, भाई बायोलॉजिकली हो सकता है ये डिफरेंट बनी हो सकता है इसके अंदर क्षमता कुछ और करने की हो, आपके अंदर कुछ और करने की हो। तो इक्वालिटी से बेटर है इक्विटी, कि आपको नीड को देखना है। जैसे स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखते हैं गोला फेंक से लेके और बाकी जगहों पे भी, तो फीमेल्स का जो वो है टीम्स हैं, उनमें रूल्स का थोड़ा सा डिफरेंस या वेट का डिफरेंस आ जाएगा, मेल्स का डिफरेंट आ जाएगा। तो वो बायोलॉजिकली उस तरह से डिजाइंड है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इस बायोलॉजिकली जो डिफरेंसेस हैं उनको कई लोग दबाने का एक जरिया बनाते हैं कि नहीं लड़कियां तो कमजोर हैं। फिर आपके सामने कर्णम मल्लेश्वरी का भी एग्जाम्पल है। फिर आपके सामने, आप भी हर चीज में तो मजबूत नहीं है ना। 5 लड़के आप खड़े कर दीजिए, क्या वो सब बराबर क्षमता रखते होंगे? क्या सब 150 किलो वजन उठा लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये भी देखना है कि आप अनफेयर ना हो रहे हो किसी के साथ। एग्जैक्टली, अंशु कह रही है हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, 7-7 लड़कियां कर लेते हैं लड़कों के चक्कर, हमारे रिश्तेदारियों में है इतना, आसपास आप देख लो, है ना। ये एक बेटा चाहिए, इसके लिए जो है उनको 3 जो है बच्चे एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। हमारा खुद का भाई छोटा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो है बच्चों की कमी हो रही थी घर में, है ना। वो 10-12 साल छोटा है मेरे से। लेकिन सच किसी को अच्छा नहीं लगता है, यही समाज है। हाँ, देखो दीपिका बता रही है उनके फादर ने उनकी मम्मी के बाद जो है दूसरी शादी की सिर्फ बेटे के लिए। तो ये पूरी जो इस सोच का क्या करोगे आप? ये इसी वजह से एक पूरा ग्रुप है जो सोशली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे आ जा रहा है। उन्हीं के लिए अलग से ग्रुप बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है। ये कई लोगों को लगता है अरे सब बराबर है। आप 2 दिन कहीं भी जिनको लगता हो कि वो बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली है, 2 दिन ढंग से देख लीजिए कि कितने प्रोग्रेसिव हैं, आपको पता चल जाएगा कि बस कहने का बराबर है ना? आज़ादी दे रहे हैं में ही आज़ादी नहीं है। कोई कह रहा मम्मी मारेगी आपकी हम बेटी क्लास थोड़ी देखेंगी अब तो खैर हमारी बात होती है, मैं इस पे प्रॉपर बात कर पाती हूँ। लेकिन वही है, वो जिसका जैसा पैटर्न बन गया, अब वो उनके समय की परिस्थितियाँ या चीज़ें हैं, है ना? और आधी आधी फीमेल्स तो प्रेशर में करती है ना चीज़ें। बहुत बढ़िया अंजलि। तो तो कहानी तो स्थिति तो इतनी खराब है कि क्या कहें। और ये सिर्फ जेंडर तक सीमित नहीं है, ये कास्ट से लेके लोग अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां से लेके गोरे काले से लेके भाषा से लेके, ये हर चीज में शामिल है। समझ रहे हो बात? कोई कह रहा है आप भी ऐसा ही करोगी ना, नहीं भाई मैं शादी कर लेती अगर मुझे इतना ही शौक होता है ये सब करने का, है ना। मैं सोच, सही सोच पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ सोच का ही एक बेनिफिट हो सकता है किसी के साथ रहने पे, बाकी दो रत्ती भर का कोई जो है मेरी लाइफ में कोई भी एडिशन नहीं होने वाला है, चाहे कोई कितना भी बढ़िया व्यक्ति हो। मैं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ, ईश्वर की कृपा है, प्यार है, मोहब्बत है, यारी है, दोस्ती है, सब है ना। और ये सब नहीं, मतलब सोच पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे बदलाव होना बाकी है। लगता है शाम को मम्मी से डंडे पड़ेंगे आपको। अरे भूल जाओ, मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा। देखो इधर आ जाओ। तो ये इक्विटी और इक्वालिटी का मामला है। फिर कई लोग कह रहे हैं सब बराबर है, कहाँ बराबर है भाई? आपके सपनों में बराबर है ना। अभी तो बहुत जरूरत है कि हम जेंडर एम्पावरमेंट की बात करें, या जो लोग किसी भी तरह से हाशिए पे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करें। ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। लेकिन वो दिया सही आधार पे ही था। ये जो कास्ट वाली चीज में भी आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी बहुत जगहों पे हैं। हाँ, लेकिन जो लोग, अब जिनके मान लीजिए बीच में एक चीज वायरल हुई थी ना, अब किसी के माँ बाप इतने संपन्न है फिर भी वो कास्ट के आधार पे जो है रिजर्वेशन ले रहा है, तो वो गलत कर रहा है। चलिए, तो इक्वालिटी की बात हर जगह समानता काम नहीं आती, आपको बहुत जगह इक्विटी रखनी होती है। इक्वालिटी के लिए तो पूरा तामझाम लगेगा।
इक्वालिटी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें आपको ठीक करनी होती हैं। और इक्वालिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी में लोग जीने के अधिकारी नहीं है। एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पे चलता है, क्या उसमें कोई क्षमता नहीं बची कि बस वो चल नहीं सकता? तो 50 और चीजें हैं भाई जो वो कर सकता है, आपका उस पर ध्यान नहीं है। तो हर व्यक्ति सारी चीजें वैसे भी नहीं कर सकता दुनिया में। तो जो नहीं है उसके आधार पे आप हीन भावना महसूस नहीं करा सकते व्यक्ति को। सिंपल बात ये है। तो इक्वालिटी से ज्यादा कई बार हमें इक्विटी की जरूरत होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जॉब्स में रिजर्वेशन, बिहार में लड़कियों की नौकरी में रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो ना, परसेंटेज देखो पढ़ने की, कितनी लड़कियों को आज भी स्कूल नहीं भेजा जाता? कितनी लड़कियां हैं जो ड्रॉप आउट कर देती हैं 12वीं क्लास पूरी होने से पहले ही? नहीं, भाई गुस्सा नहीं होगा, भाई बहुत ही, मम्मी भी इवन, ये तो फैक्ट है ना। ये तो रियलिटी, रियलिटी से क्या भागना। अब तो सारी बातें हो सकती हैं, गलतियां सब करते हैं जीवन में। और नहीं, ये कहते हुए मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा मेरे भाई से प्रेम नहीं है, ये नहीं, बहुत ब्लेसिंग की तरह है वो, मन लगा रहता है उससे। और ये उसे भी पता है ये सब चीज़ें, ऐसा थोड़ी है। हम लोग बहुत खुल के बात करते हैं जेंडर पे, सोसाइटल प्रॉब्लम्स पे। और मैं बड़ी इस चीज़ में बहुत मुझे खुशी होती है कि वो पढ़ाई जैसी भी करे, बट व्यक्ति बहुत ही कमाल का है वो। और ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, सोच उसकी बढ़िया है। देखिए, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, यानी पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र, मेथड ऑफ पढ़ाना, पढ़ाएंगे कैसे, ये पेडागोजी है। करिकुलम, पढ़ाएंगे क्या या क्या एक्टिविटीज होंगी, ये करिकुलम है। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, समग्र होनी चाहिए। अधिगम जो है, हर एक पहलू, बच्चे का दिल, दिमाग, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब इन्वॉल्व हो, सर्वांगीण। करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों इंक्लूडेड हो, है ना? क्यों करते हैं लोग ऐसा? ये लड़के वाला सिस्टम या वट, आधे से ज्यादा तो समाज का प्रेशर इन लोगों से लिया नहीं जाता, है ना? और बदलाव किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको। और सिस्टम ऐसा बना हुआ है, सोशल सिस्टम, है ना, कि लड़कियां तो चली ही जा रही हैं, फलाना ही हो जा रहा है। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें, उस पर कभी और बात करेंगे, ये बहुत बड़ी डिबेट है। हाँ, आकांक्षा, तो अपने हक की लड़ाई तो लड़नी चाहिए भाई, उसमें कोई बुरा नहीं है। क्योंकि आप गुड गर्ल सिंड्रोम में रह जाएंगी तो आपका जीवन जो है, आप ही को जीना है पूरा जीवन। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, अब कई लोग तो कहेंगे अब भड़का रहे हो आप हमारे बच्चों को। स्कूलों में पाठ्यचर्या, बट मैं सही कह रही हूँ या नहीं, ये आप खुद अपने अंदर पूछेगा मन से अपने। स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र, सीखना, समग्र रूप से सीखना। करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई लिखाई भी जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, प्लस आपका खेलना कूदना, बाकी एक्टिविटीज, करिकुलर प्लस को करिकुलर मिलके होलिस्टिक बन जाते हैं। यानी दिल दिमाग सब आप इस्तेमाल में ला रहे हैं बच्चे का। ठीक। इंजॉयबल एंड एंगेजिंग, तो आनंददायक और आकर्षक होना चाहिए, एंगेजिंग, इन्वॉल्व रहे बच्चा। इस तरह की पेडागोजी स्कूल में होनी चाहिए। हर एक पक्ष उसका, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, ये सब इंक्लूडेड हो, दिल दिमाग सब इंक्लूडेड हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है साक्षी, बहुत कंडीशनिंग लगती है लोगों की। चलो, कोई कह रहा है कंक्लूजन ये है, हर व्यक्ति की पॉजिटिव चीज देखनी है, नेगेटिव नहीं। बट नेगेटिव जब आपके जीवन में इम्पैक्ट करेगी तब आप वो भी देखने लगेंगे। कोशिश तो यही करनी है जहां से हो सके अच्छा सीखना है ना? कमियां निकालोगे तो फिर तो हर चीज में निकल जाएंगी, बट अच्छाइयाँ भी देखनी है, कमियों को देखते हुए। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, ये हम बात कर चुके हैं कि लर्निंग होलिस्टिक होनी चाहिए। बच्चे का जो कैप की हमने बात की थी ना लास्ट क्लास में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों ही जो हैं, इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जेंडर इंक्लूजन फंड, एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा कि लड़कियों को भी स्कूल में शामिल किया जाए। इसके लिए एक फंड हो, एक्स्ट्रा एफर्ट उन पे लगा सकें। केजीबीवी अप टू ग्रेड 12, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उनको 12वीं कक्षा तक कर दिया जाएगा। रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो एनसीईआरटी की बुक्स में भी सिलेबस कम हो रहा है, कि कोर कॉन्सेप्ट जो सबसे जरूरी है उस एज के हिसाब से, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है करिकुलम में, और बाकियों को हटा देना है। यानी करिकुलम का बोझ थोड़ा कम कर देना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बच्चे से भारी उसका बस्ता है या बैग है, वो उससे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। तो रिडक्शन इन द करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, आप करिकुलम में करिकुलम का भार जो है घटा रहे हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स तक सीमित कर रहे हैं। यानी लिमिटेड ही कॉन्सेप्ट्स जो जरूरी हैं, कोर मतलब इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ही आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं। फटाफट से इस सवाल का जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम आज की क्लास की यहीं समाप्ति करेंगे। चलिए, यार, माँ बाप ईश्वर का रूप हो सकते हैं, हमारी जैसी हमारी अपब्रिंगिंग है उस हिसाब से हमारा कल्चर है, बट हैं वो भी इंसान ही, उनमें भी बराबर कमियां हो सकती हैं,
है ना? रिस्पेक्ट ठीक है। देखिएगा, देखिए, तो व्हाट डज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, यानी वो बच्चे जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से या समुदायों से आ रहे हैं, उनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या प्रस्तावित कर रही है कि इन बच्चों को भी हम स्कूल में रख सकें, छोड़ के ना जाएं, जो किसी भी रूप से कि गरीब परिवार से हैं तो उन्हें कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, तो उनको भी इंक्लूड करना है ना? जेंडर के बेस पे लोग के नहीं शादी करेंगे, पढ़ के क्या करोगी? और किसी जाति आधार या कोई किसी जगह से है, उस आधार पे अगर अलाभान्वित है या वंचित है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब को जो है हम आई अंडरस्टैंड हुआ, तो स्कूल में लेकर के आ सकें। इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या कर रही है? रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन से थोड़ी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है करिकुलम में। सिर्फ मानकीकृत सबके लिए एक जैसा से बात नहीं बनेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाने की जरूरत है, चेंजेस लाने की जरूरत है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग नहीं, रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, यानी लोकल कॉन्टेक्स्ट, जिस संदर्भ से बच्चा आ रहा है। एक बच्चा है जो ट्राइबल स्टेट से आ रहा है, तो आप वैसे भी एग्जाम्पल लीजिए ना, है ना? लड़कियों के भी एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड कीजिए अपने करिकुलम में। ऐसी एक्टिविटीज तो हर बच्चा इंक्लूडेड फील करे। वो जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, एसईडीजीज बनाए जा रहे हैं, वो इसीलिए तो बनाए जा रहे हैं कि वो लोग जो किसी भी रूप से अलाभान्वित रह गए हैं, उनको हम इंक्लूड कर सकें। रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। बात सही है? चलिए खैर, फिर अब लैंग्वेज की हम चर्चा करेंगे कि लैंग्वेज के बारे में क्या कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सिंपल है कि किसी भी भाषा को थोपा ना जाए। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज, कोई भी भाषा अधिरोपित ना की जाए किसी भी बच्चे पे, उसकी मातृभाषा में सिखाने का पूरा पूरा प्रबंध किया जाए। ठीक है? अब आपका कोई भी डाउट हो तो मैं लास्ट के 5 मिनट्स आपके डाउट के लिए ही रख लेती हूँ, है ना? लास्ट के 5 मिनट्स आपके डाउट के लिए ही रख लेती हूँ। देखिए, इक्विटी मैं बहुत सिंपल बता देती हूँ आपको। 5 दोस्त हैं आप, है ना? या 5 फैमिली मेंबर्स हैं, वॉट एवर। 5 दोस्त हैं और 5 दोस्त कहते हैं कि भाई हम साथ में सारे खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, या बैठ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये इक्वालिटी हुई कि हाँ, सब साथ में खड़े हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हो, क्या दिक्कत है? या कोई भी बैठ सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, या सब खड़े ही होंगे। ये इक्वालिटी है। इक्विटी क्या है? कि आपके घर में आपकी बहन है या आपका भाई है जिसकी हाइट कम है, तो आप कहेंगे यार तुम आगे आ जाओ, मैं पीछे खड़े हो जाता हूँ। जैसे स्कूल में लाइन नहीं लगती है कि छोटा बच्चा सबसे आगे, फिर हाइट में असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको अपवर्ती क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम में। तो वो इक्विटी है कि पीछे वाले को भी दिखेगा क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, जो छोटा है वो उसको आगे खड़ा किया है, वो इक्विटी है। इक्वालिटी रखेंगे तो सबको साथ में खड़ा कर दो आप। लेकिन जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसको दिख जाएगा पीछे से भी, जिसकी हाइट कम है उसको दिखेगा नहीं अगर वो उसके आगे खड़ा हो गया। तो ये इक्विटी है कि जब आप नीड के हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है ना? तो ये एक उदाहरण हुआ इक्विटी का। अब एक एक करके आप लोग, एग्जाम कब आएगा वो पता लगेगा, अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता, अभी है समय अपने पास, है ना? अब आप दुनिया जहान के सवाल आप कर सकते हैं। ओहो, देखिएगा, ऑप्शन होगा उसमें रीना, एक बार कोई वीडियो देख लो, उसके हिसाब से भर दो। ऐसी डीजीज बेसिकली ग्रुप, सबको शामिल करना, सार्वभौमिकरण होता है। हाँ, खुद भी बनाओगे नोट्स तब भी चलेगा, नहीं तो नोट्स आपको बने हुए भी मिल जाएंगे। एक बार इस पर रीना वीडियो देख लो कोई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैंने खुद नहीं देखा है वो फॉर्म भरने वाली प्रोसेस में ना। क्लास नंबर 9 नहीं चल रही, ठीक है कीर्ति, अभी चेक कराते हैं। डाइट्स की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग।
ईसीसी का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये तो सब आपको पता होनी चाहिए। वो भी कराएंगे भाई फैजल, नहीं नहीं वो सब्जेक्ट तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, इसमें जो जो कराना है वो मैं कराऊंगी। मैम मैं हैंडीकैप्ड हूँ, एलडी पर्सन हूँ, एमपी वर्क 2 में 98 परसेंटाइल लाने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे यार मिस हो जा रहा है आपका कमेंट, इतनी तेजी से जा रहे हैं ना, के बाद सिलेक्शन में, अरे यार रुक जाओ रुक जाओ, पता नहीं क्यों उम्मीद थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। छोटू ये ना हमारा, हमारे हाथ में नहीं है सारी चीजें, तो मैं अगली बार फिर ट्राई करना होगा। कल मिलते हैं मैम, टेक केयर। हाँ कल मिलते हैं 7:30, थोड़ा कल जल्दी शुरू करेंगे। वो अभी आएगा आगे, निपुण भारत मिशन पढ़ेंगे, डोंट वरी। यूनिवर्सलाइजेशन है, हर सार्वभौमिकरण, हर जगह से हर तरह का बच्चा आ पाए एजुकेशन में, सबको मौका मिल पाए बेसिकली। 10 को ऑफ रहेगा, पता नहीं यार, होती तो नहीं है वैसे करवा चौथ की छुट्टी, बट अगर आप लोग कहेंगे टीचिंग में फीमेल्स ज़्यादा हैं और रखते हैं लोग फास्ट, तो देख लेंगे। नहीं आपको स्कूल लेवल तक ध्यान में रखनी है चीज़ें, उसके आगे आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ कैसे भी कर लो यार, वो आपकी मर्जी, आप नोट्स खुद से बनाओ, यहाँ पे बनाओ। हायर एजुकेशन का जीईआर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लेना देना नहीं है, हम स्कूल पे फोकस्ड हैं, हमारे लिए वही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें पीएचडी नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, समझ रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से कराऊंगी यूट्यूब पे, बाद में कराऊंगी, अभी थोड़ा टाइम रुक के। चलो हाँ पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का। मैम क्लास ऑफ ना करें, मैं कहाँ कर रही हूँ, सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है, और 10 को मुझे नहीं लगता कि छुट्टी होगी, हुई तो पता लग जाएगा आपको, नहीं हुई तो मैं तो ले लूंगी, मुझे कौन सा व्रत रखना है। चलिए, ओके बाय बाय। प्रीवियस ईयर के लिए बुक कब तक आएगी मैं बताती हूँ जल्दी, नहीं तो सिंपल आपको यहाँ प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे, कुछ बैचेस में नहीं देते हैं, जो नए बैचेस ईएमआरएस है तो उसमें शायद ना मिले, बट वो मैं यूट्यूब पे पेडागोजी की है तो कराई दूंगी। रीड भी प्रीवियस ईयर मिलेंगे सारे, सीटेट के मिल जाते हैं सारे, जो पेपर आते रहते हैं उनके तो प्रीवियस ईयर मिलते ही हैं आपको बैचेस में। बस हाँ जैसे ईएमआरएस है, ये आपकी क्लासेस ईएमआरएस के लिए भी है ना, तो वहाँ हो सकता है कि ना दे पाएँ क्योंकि उसके पेपर ज़्यादा हुए नहीं, एक ही बार पेपर हुआ है इससे पहले। 10 को छुट्टी करा देना, पूजा कह रही हैं। अच्छा पूजा, चलिए टेक केयर, बाय बाय।